स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। हमारा आज का जो सेशन है, जैसे कि आपको बताया कि लेजेंड्स लॉ कॉलेज के जो हमारे पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है ताकि वो तमाम लोग जो अपने घरों में हैं या लाहौर से बाहर हैं या किसी और सूबे में वो LLB कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो इस किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिसमें उनको इस तरह की प्रैक्टिस और ये तमाम चीज़ें सिखाई जाएँ, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो ऑनलाइन और हमारी वीडियोज़ के ज़रिए से वो इसमें शामिल हों। और हमारी कोशिश यही है कि वो बच्चे जो हमारे साथ यहाँ पे LLB में अभी उन्होंने एडमिशन लिया है, तो वो 4 से 5 साल बाद जब वो जाएँ, तो एटलीस्ट उनके पास इतना नॉलेज हो कि उन्हें कहीं पर जाकर दोबारा से फिर से वो जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो फर्स्ट डे जाकर सिर्फ पहले 2-3 साल पेशियाँ ही भुगतते हैं और डेट्स लेकर आते हैं, वो प्रैक्टिस ना हो, बल्कि ये लोग जब फील्ड में जाएँ, तो इनको इतना कुछ आता हो कि किसी भी चैम्बर में इनको वेलकम किया जाए। एक बहुत बड़ी जो आप देखेंगे प्रैक्टिस में जाकर शिकायत है यंग लॉयर्स को, और वो ये शिकायत है कि जो कोई सिखाता कोई नहीं है। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, ये गलत है। वो गलत इसलिए है कि जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक बनेगा, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मुझे पता है कि जिस दिन मेरे पास आने वाले किसी वकील को काम आ गया, उसने अगले ही दिन मेरा चैम्बर छोड़ के मेरे सामने ही अपना चैम्बर खोल लेना है। तो मैं क्यों किसी को सिखाऊंगा? हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी को कुछ आता है, तो मैं उससे काम लूँ और फिर बदले में 2-4 बातें उसको मैं बता दूँ। ये सिंपल सा असूल है। जब आप ब्लैंक पेपर की तरह किसी के पास जाएँगे, किसी चैम्बर में जाएँगे, तो वहाँ पे डेफ़िनेटली क्या होगा, वहाँ पे कोई बंदा आपको कुछ इस तरह नहीं सिखाएगा कि आपकी उँगली पकड़े, क्योंकि उसको पता है मैंने इसको उँगली पकड़ के सिखाना है। जिस दिन इसको चलना आ जाएगा, ये बंदा यहाँ से चला जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको इतना नॉलेज बताएँ, दें, चीज़ें समझाएँ कि एटलीस्ट आप किसी भी चैम्बर में जाएँ, तो वो आपको वेलकम भी करें और आपको चीज़ें आती हों। आज के लिए जो हमने प्रोसीडिंग रखी है, वो एक फैमिली केस के हवाले से है और ये एक एकतरफ़ा कार्रवाई होगी, जिसमें बेसिकली एकतरफ़ा कार्रवाई का मतलब यही है कि यहाँ पे डिफेंडेंट नहीं आएगा। एकतरफ़ा कार्रवाइयाँ क्यों कर रहे हैं कि शुरू में हम बेसिकली यही जो शॉर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, उनको लेकर चलेंगे और दिसंबर के अंदर सॉरी 11th दिसंबर से ऑनवर्ड एक डिप्लोमा हम लॉन्च कर रहे हैं 15 डेज़ का फैमिली सूट्स के हवाले से, कि जिसमें कंप्लीट प्रोसीडिंग भी होगी, उसमें क्रॉस और ये जितने भी हैं, और उसके लिए हमने इंशाल्लाह जो है मेंबर पंजाब बार काउंसिल वगैरह वो आके वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट वो एक सेट ऐसा होगा कि जिसमें वो क्रॉस करके दिखाएंगे लोगों को कि प्रैक्टिकली क्रॉस होता किस तरह है। साथ उसी सेम चीज़ को हमारे बच्चे भी जो है वो डिफरेंट जो हियरिंग्स है उस पे वो परफॉर्म कर रहे होंगे। तो वो कंप्लीट हमने इंशाल्लाह उसका जो है वो एग्जैक्ट डेट हम आपको बता देंगे, लेकिन जो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर 15 डेज़ का एक बाकायदा डिप्लोमा कोर्स होगा, सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ होगी। आज के लिए जनाब आप अपने अपने रोल लिखते जाएँ, सारा कुछ बताते जाएँ, सारा कुछ मैं आपको समझाता जाता हूँ। हमारा आज का मैटर है कि फैमिली सूट के अंदर कोई ऑलमोस्ट 13 टाइप के सूट्स होते हैं, लेकिन आज हमने एक कंपोजिट सूट अपने इस मकसद के लिए रखा है। मैं इसको कंपोजिट सूट क्यों कह रहा हूँ, ये कंपोजिट सूट कोई पर्टिकुलर ये टर्म यूज़ नहीं की जाती, लेकिन जब डिफरेंट रिलीफ किसी एक ही मुकदमे में इकट्ठे कर दिए जाएं, तो ऐसे मुकदमे को हम कहते हैं जी कंपोजिट सूट। या तो कोई फीमेल आए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खुला अगर क्लेम करे, तो ये सिंगल रिलीफ है। और अगर कोई फीमेल कहे कि मुझे खुला भी चाहिए, मुझे अपना हक महर भी चाहिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रोज होता है कि खुला की सूरत में हक महर है या नहीं। कुछ ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पे कोर्ट अलाउ करता है वो की सूरत में कि खाविंद जालिम है या अनइक्वल ट्रीटमेंट करता है, तो फिर लेकिन ये डिबेटेबल चीज़ होती है जहाँ पर इसको साबित करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल ज़रूर हो जाता है। उसके बाद जो हक है उसका खुला के साथ, वो है उसके डावरी आर्टिकल्स, समान जहेज जिसको हम कहते हैं। फिर अगर ये है कि खुला से पहले ही उसको घर से निकाल दिया गया था, फॉर एग्जांपल पिछले साल उसको घर से निकाला गया, साल उसने पूरी कोशिश की, पूरा इंतज़ार किया, लेकिन जब उसने देखा कि अब साल में कोई भी ऐसी निभाह की गुंजाइश नहीं है, तो वो 1 साल बाद अगर दावा करती है तो पिछले साल का खर्चा ले सकती है। जब तक उसको खुला नहीं मिलती तब तक का खर्चा ले सकती है, और खुला से लेकर इद्दत तक का खर्चा वो ले सकती है। फिर यहाँ पर अगर बच्चे हैं, बच्चों का खर्चा, अगर बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी, जब ये सारे रिलीफ कोई भी फीमेल एक या एक से ज़्यादा रिलीफ, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिलीफ वो क्लेम करे, तो हम कहते हैं ये कंपोजिट सूट हो गया। इसकी हमने 4
10 to 15 प्रोसीडिंग्स करनी है, हेयरिंग करनी है, और हमने इसको डिक्री तक पहुंचाना है कि अगर ये सूट यकतरफा कार्रवाई में चले तो क्या क्या स्टेप होंगे, कौन कौन सी बात। ये सेशन मूट कोर्ट नहीं है, इनफैक्ट ये प्रिपरेशन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग है। मूट कोर्ट में तो हमने, जैसे आपको पता है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बताते हैं, कि वो तो एक लिहाज से अगर मैं कहूँ कि लिखा लिखाया स्क्रिप्ट हो जाता है, एक अदाकारी हो जाती है। हम ये नहीं चाहते। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो स्टेप है कि जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमने कोई भी केस तैयार किस तरह करना है। अगर मैं आपको लिख कर ही दे दूँ चीज़ें, आप आएंगे और उसको बोलेंगे, वो जैसे आप फिल्म और ड्रामों में देखते हैं, लोग अदाकारी करते हैं, करके चले जाते हैं, उसका फायदा कोई नहीं होता। एक बार अदाकारी करने से ना कोई वकील बनता है, ना कोई जज बनता है, ना कोई डॉक्टर बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये समझाना कि किस तरह आप कोई भी केस बना सके। और क्योंकि आप सब लोग, मुझे पता है कि एलएलबी पार्ट 1 के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, तो अगर इस लेवल पर आपको सिर्फ इतनी बेसिक बात भी पता चल चुकी है कि जी कोई फैमिली मैटर अगर होगा तो वो फैमिली कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा, तो मैं कहता हूँ कि पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए मोर देन इनफ है। इससे ऊपर जितनी चीजें आपको समझ आए, वो आपके लिए वो चीजें हैं जो आपने 5 साल बाद सीखनी है। तो लिहाजा इस पर परेशान नहीं होना। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो ये अर्ली स्टेज पे इतना भी समझ आ जाए तो वो मोर देन इनफ है। अच्छा, इसमें होता क्या जनाब, सबसे पहले इसमें है दावा की तैयारी। सबसे पहले क्या चीज है इसमें, दावा की तैयारी। दावा के साथ कुछ फॉर्म्स लगते हैं। उसके बाद दावा लिखने के बाद इसमें थोड़ा सा एक फर्क है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। पहली पेशी पे हमारा जो बंदा पेश होगा, एक तो मुदैया जिसको खुला चाहिए वो पेश होगी, और साथ उसके उसका जो है वो कौंसल पेश होगा। कौंसल आकर दावा पेश करेगा, और दावा पेश करेगा कौन, कौंसल है आज जनाब आप लोगों में से, नाम क्या बेटा आपका, पाकिज़ा। तो जी एडवोकेट पाकिज़ा साहब हमारी क्या बनेगी इसमें, कौंसल बनेगी। तो कौन कौन पेश, हाँ अगर इनके साथ कोई मजीद को कौंसल्स हैं, कोई और लोग भी इनके साथ हैं, तो 2 या 3 लोग, वो पहली हेयरिंग। तो आपने क्या करना है, पहली हेयरिंग पे आप और आपके साथ आपकी मुदैया। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको याद है मैंने सिविल सूट पढ़ाए थे, सिविल सूट्स में तो ये होता है कि अगर स्टे चाहिए हो तो, स्टे किस लिए चाहिए होता है ये चीज क्लियर कर लें, कि एक तो है मेन सूट, मेन दावा, लेकिन उसके साथ अगर आपको फौरन कोई इंटरम रिलीफ चाहिए, फौरन फौरन के जनाब एक हमें ऐसा रिलीफ चाहिए जो अभी ही चाहिए, क्यों, कि ये चीज को बेच देगा, ये गोल्ड बेच देगा, ये नुकसान कर देगा, ये फलां काम कर देगा, इसको कह के ये चीज जनाब अदालत में पेश कर दे, उसको लॉक कर दे, सील कर दे, ये फर्नीचर का नुकसान कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज। तो अगर ऐसा कुछ हो तो हमारे फैमिली कोर्ट, जो आपने अगर याद रखना है, 21A सेक्शन, सिविल कोर्ट्स में, अगर किसी को याद है मैंने कौन सा स्टे ऑर्डर का नंबर बताया था, रेफरेंस बताया था, याद है किसी को, सिविल कोर्ट्स में क्या था, किसी को याद है, स्टे ऑर्डर की दरखास्त किसकी थी, 39 रूल 1 एंड रूल 2, जिसपे पहले दिन तुमने बहस की थी, याद करो, कि हमें स्टे दिया जाए। वहां पर स्टे किसका था, सिविल कोर्ट में ऑर्डर 39 रूल 1 2 की एप्लीकेशन। अब पहली बात क्लियर करें कि फैमिली पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हम उसी के मुताबिक ही चल रहे होते हैं, बट स्ट्रिक्ट नहीं होते कि नहीं जी वो है तो वैसा ही होगा। यहाँ पर अब अगली बात, अगर आपको इंटरम रिलीफ, आपको आइडिया इससे कोई सहन में बनता है इंटरम रिलीफ का, क्या आप कहेंगे कि माइक इनको दे दें कि इंटरम रिलीफ आपके ख्याल के मुताबिक क्या चीज होगी, इंटरम का लफ्जी मतलब कुछ बताता हो। सर जो एक तो रिलीफ मेन है, उसमें जो है आपने जो प्रोसीडिंग चलेंगी उसमें टाइम लगेगा, अगर आपको लगता है कि 6 माह केस चलेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इमीडिएट बेसिस पे जो है वो कुछ रिलीफ मिले, बेनिफिट मिले, तो उसको टेम्परेरी रिलीफ या कहा जा सकता है। और वो कब, जब आपको ये डर हो कि जो डिफेंडेंट है वो उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को सेल आउट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। फॉर एग्जांपल फीमेल अगर आई है, उसको यही डर है कि ये जो मेरा गोल्ड है, सामान है इसका, इसको बेच ना दे। या उसके अलावा जनाब ये, अच्छा आपको एक चीज मैं और भी बता दूं कि जो घर प्रॉपर्टी निकाह नामे पे किसी फीमेल को लिख कर दी जाती है ना, वो सिविल कोर्ट से क्लेम नहीं करते, वो कहाँ से क्लेम की जाती है, वो फैमिली कोर्ट से क्लेम की जाती है। तो अगर आप कहें जी इसको रोकें कि ये इस घर को सेल आउट ना करे, या ये भी हो सकता है कि फीमेल ये दावा करे कि जी मैं जिस घर में रह रही हूँ वो निकाह नामे के मुताबिक इसने मेरे नाम पर लगवाने का वादा
किया है, लिहाजा इसको रोका जाए कि ये मुझे इस घर से ना निकाले। अब डिफरेंट सूरत हाल आ गई। तो इस पे सेक्शन 21A फैमिली कोर्ट एक्ट, उसकी एक दरखास्त लग जाएगी जिसके तहत अदालत ये रिलीफ दे सकती है। तो आपने क्या करना है बेटा, पहले दिन जब आना है आपने, तो आप लिख लें बेशक कि बहस आप किस तरह करेंगे। बहस मुझे ब्लैंक पेज दे तक मैं लिख देता हूँ, आप सिर्फ उसको बोल 5-7 ब्लैंक पेज दे दें। पेन भी दे मुझे। देखिए जी, ये अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ ये क्या है, ये है बहस बराए इंटरम ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? इंटरम ऑर्डर। इसके लिए पहले आपने एक एप्लीकेशन देनी है अंडर सेक्शन 21A। अंडर सेक्शन 21A कौन सा कानून? फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है, स्टे की आपने जो है वो करनी है, कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी। किस तरह करनी है? एक तो वही आपका जो कोर्ट का ओवरऑल एटीट्यूड या आपको जो बात करने का तरीका इंतहाई हम्बल, इंतहाई पोलाइट होना चाहिए। चाहे एक चीज मैं आपको बता दूं, अक्सर इसमें क्या होता है, जब कुछ लोगों को जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं 4 बातें आ जाती है तो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं वो, तो उसमें आप अपना ही नुकसान करते हैं। तो अगर आपको नॉलेज है तो अग्रेसिव होने की बजाय अगर आप फिर भी हम्बल रहे तो आगे वाला बंदा आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है कि यार ये बंदा, इसको सब चीज का पता भी है, फिर भी मेरी रिस्पेक्ट की खातिर इसने क्या किया, चीजों को इग्नोर। ये चीजें जो पोलाइटनेस जितनी ज्यादा आप अडॉप्ट करेंगे उतना ही आप सिविल प्रैक्टिस, फैमिली प्रैक्टिस कामयाब तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं आपको मसला बताता हूँ आपने करना क्या है। जरा 21A क्यों किया है कि हमें इंटरम इंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए हमें? इंटरम इंजंक्शन, हुक्म इम्तनाई आरजी क्यों चाहिए? नंबर 1 पॉइंट इसमें हमने बताना है कि जनाब निकाह के वक्त, पहली बात तो वो क्लियर करनी, निकाह हुआ कब, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स इस एप्लीकेशन की सूरत में हमने उसको बताना है कि जनाब निकाह कब हुआ था या उसको घर से निकाला कब हुआ। तो आपने क्या बताना है, आप है कि जनाब मुदैया का निकाह, डेट लिखते हैं इसमें 1/1/2015 को हुआ था और कुछ ही अरसा बाद मसाइल आना शुरू हो गए, लेकिन मुदैया अपने वालदैन की इज्जत की वजह से खामोश रही। ये सारे वो पॉइंट जो आपको मैंने दावा दिया, मैं उसके मुताबिक ही आपको ये पॉइंट बहस के बता रहा हूँ कि आपने करना क्या। लेकिन मुदैया क्या है कि वालदैन की इज्जत की वजह से क्या रही, खामोश रही। मुदैया के 3 बच्चे हैं जिनकी वजह से मुदैया मुद्दा अलैह, डिफेंडेंट को कहते हैं, कि तमाम मारपीट और ज्यादतियों को बर्दाश्त करती रही। लेकिन जनाब 1 साल पहले मुद्दा अलैह ने मुदैया को घर से मारपीट कर निकाल दिया और अब तक बहुत कोशिशों के बावजूद कोई सुलह ना हुई है। ये तो होगी पिछली कहानी। जब भी हमने कोई इंटरम रिलीफ लेना होता है तो पिछला थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना होता है, ठीक है। मुद्दा अलैह ने निकाह नामा में एक अदद घर
5 मरला मुदैया के नाम पर लिखा था और वादा किया था कि वो उस घर की रजिस्ट्री मुदैया के नाम पर करवाएगा, लेकिन अब मुदैया के इल्म में आया है कि मुद्दा अलैह उस घर को बेचने की कोशिश कर रहा है और जनाब रुखसती के वक्त मुदैया के वालिदैन ने एक भारी सामान जहेज मुदैया को दिया था, जो अभी तक मुद्दा अलैह के घर में है और मुदैया को मालूम हुआ है कि मुद्दा अलैह उसमें से तलाई जेवरात, सोने को, गोल्ड ज्वेलरी को और कुछ और कीमती चीज़ें बेचने के दर पे है, लिहाजा बेचने के दर पे है, जिसकी सामान जहेज की तफसील और लिस्ट बिमाए रसीदात दावा के साथ लफ हैं, लिहाजा मुद्दा अलैह को रोका जाए कि वो मुदैया के सामान जहेज को फरोख्त करने से बाज रहे। और उसके बाद जनाब भारी सामान जहेज, एक इसमें चीज़ें क्या है कि जो बात आप कर रहे हैं ना, उसका अपने साथ साथ कहीं ना कहीं, अब जैसे हमने कहा ना कि सामान जहेज की बात की, तो इसमें मैंने मेन चीज़ क्या आपने देखी होगी कि जो उसकी लिस्ट रसीद हमने क्या कर दिया, साथ अटैच कर दिया, तो आपने उसको बताना है, अदरवाइज वो नहीं करेंगे जज। और जहां पर हमने ये लिखा है कि जनाब बहुत कोशिश तो निकाहनामा में, ठीक है, कोशिश कर रहा है, और ये जो कोशिश कर रहा है निकाहनामा वाली, यहाँ पर भी आपने बताना है कि निकाहनामा, रजिस्टर्ड निकाहनामा दावा के साथ एनेक्स है, ठीक है। ये हो गया आपका पहले दिन का आर्ग्यूमेंट। उसमें अगली बात क्या करनी है कि जनाब फैमिली कोड का सेक्शन 21A आपको इख्तियार देता है कि आप हुक्म इम्तनाई आर्जी के ज़रिया से मुद्दा अलैह को गैर कानूनी काम से रोकने का हुक्म जारी कर सकते हैं। तो जब भी कभी हमने, अगर कोई स्टे हमें चाहिए होगा, तो स्टे के लिए ये हमारी इब्तदाई बहस होगी, जो हमने कहाँ पे करनी होती है, जो हमने फैमिली कोर्ट के अंदर, ये पहले दिन, अगर आम तौर पर फैमिली केसेस में हम स्टे की दरख्वास्त नहीं लगाते, लेकिन अगर कोई ऐसा आपके नाम पर कोई हक बनता है जिसके लिए आपको रोका जा रहा है, तो फिर ये दावे के साथ दरख्वास्त, उसमें अदालत करती क्या है, असल दावे को कह देती है चलो ठीक है उसको बाद में देख लेंगे, आप ये जो दरख्वास्त दी है आप इसके ऊपर बहस करें। तो आप अपनी दरख्वास्त के ऊपर इस किस्म की क्या करते हैं, बहस करते हैं। ये आपकी कौन सी हेयरिंग होगी, डे 1। आप डे 1 को पेश हो गए,
उसके बाद डे 1 को ही आपको कहा जाएगा कि ठीक है जनाब, आपका दावा हम दाखिल कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, आप इसके ऊपर समन और नोटिस करना है। क्या करना है? कोई बंदा आप लोगों में से बता सकता है कि समन और नोटिस में क्या फर्क है? ये पॉइंट मेन है जो आपने सीखने और जहन में रखने। समन को हम यूनियन काउंसिल नहीं, फर्क ये है यहाँ पर हमने एक ही चीज फाइल की, दो चीजें फाइल की हैं। दो, एक है दावा और एक क्या है? दरखास्त। अगर तो सिर्फ होगा दावा तो उस पे जाएंगे समन, उस पे क्या जाएंगे? समन। समन होता क्या है? ये इस तरह इधर मैंने रखा था, समन मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये अदालती फॉर्म है जो आपके नोटिस में होने चाहिए, ये परसों आ जाएंगे सब लोगों के लिए, जिन जिनको चाहिए होंगे आप एक एक सेकंड का अपने पास सेव रखें। अब उसमें क्या है जनाब, समन एक डॉक्यूमेंट है, समन तनकी तलब, ठीक है। ये वो फॉर्म है, इसके ऊपर नाम शाम लिखा जाता है मुद्दालय का, डिफेंडेंट का, और साथ डेट जो अदालत देती है वो लिखती जाती है कि फलां तारीख को आप अदालत में, फिर जज का रीडर या जज खुद इसके ऊपर अपने दस्तखत वगैरह कर देता है। दावे के लिए ये होता है। ऐसा ही एक नोटिस होता है। अगर साथ एप्लीकेशन हो तो आपने फिर क्या जारी करवाना? साथ नोटिस भी। एप्लीकेशन के लिए नोटिस और दावे के लिए समन, और 3 कॉपीज में। कितनी कॉपीज में? 3। और इन सब के लिए तलबाना होता है, आपने वो तलबाना जमा करना होता है। तलबाना क्या होता है? ऐसे ही एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप किस किस को तलब करना चाहते हैं, और उसके ऊपर 1 रुपए की टिकट लगा दी जाती है और वो जाकर अदालत में जमा। ये पहली पेशी पे आपने ये सारा काम करना है। अब यहाँ पर पहली पेशी पूरी होगी, समझ आ गई? आपने कर ली पहली पेशी। अच्छा जनाब, यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट करेंगे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? अब दूसरा बंदा जो आपके साथ, दूसरा बंदा कौन आएगा पहले दिन? आप आएंगे। आपने पिछली बार कर लिया, आप आ जाए। आपने क्या रिक्वेस्ट करनी है उस दिन? उसी दिन पहली पेशी पे आपने ये रिक्वेस्ट करनी है कि जनाब तमाम जो प्रोसीजर है वो आप एक साथ जारी कर दीजिए। क्या मतलब एक साथ जारी कर दीजिए? हमारे मुल्क का कानून इस तरह है कि पहले एक नोटिस जाएगा, फिर दूसरा नोटिस, फिर तीसरा नोटिस, फिर चिस्पांदगी। चिस्पांदगी कब होती है? कि जब कोई शख्स समन रिसीव ना कर रहा हो या उस एड्रेस पे ना मिल रहा हो, तो फिर अदालत का एक शख्स जाकर उस शख्स के घर के दरवाजे के बाहर उसको अफिक्स कर देता है, चिस्पान कर देता है। इसको चिस्पांदगी के। फिर अखबार इश्तिहार, इसमें कितनी पेशियां हो जाती है? 5। और हर पेशी ना करते हुए 15 दिन की होती है। तो 3 महीने आप सिर्फ यहाँ तक पहुंचते पहुंचते गुजार देते हैं। अब कानून कहता है कि जो फैमिली सूट है ये तो जल्द अज जल्द होने चाहिए। कितने अर्से में होने चाहिए? इसका सेक्शन देखिए, मेरे ख्याल में 12A सेक्शन है। किसके पास है किताब? फैमिली कोर्ट एक्ट किसके पास है? 12A सेक्शन जरा पढ़े ना, खोल लेता कि आपको किताबें कोशिश करें नीचे लाइब्रेरी से ले लिया करें। जब भी कोई ऐसा आप आते हैं ना यहाँ पे, तो आपके पास किताब होनी चाहिए कि जो भी आप काम करें तो उस किताब देर किसी के पास है ऐसे ही वाला। तो दूसरा वाला किताब दिखाया मुझे, 12A सेक्शन है जो इसके बारे में क्या बताता है? टाइम बताता है कि कितने अरसे में ये आपका जो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल है जी, आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ साइड द फैमिली कोर्ट शैल मेक अनदर एफर्ट। वो मैं आपको समझा देता हूँ। द फैमिली कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ अ केस इंक्लूडिंग अ सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये पॉइंट जहन में रख ले। कितना अरसा है? 6 महीने। और हमारे यहाँ जो पहला नोटिस जाता है उस पर कितना अरसा लग जाता है? 3-3 महीने उस पर लग जाते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल है, लेकिन इसका हल अगर नहीं हो रहा तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वकला हजरात इस पर तवज्जो नहीं देते और वो इस चीज को प्रेस नहीं करते अदालत में। आपने करना क्या है? आपने उसी दिन रिक्वेस्ट करनी है कि जनाब आप ऐसा करें कि एक साथ ऑर्डर करें नोटिस का भी, अफिक्सेशन का भी और अखबार इश्तिहार का भी। तो उस पहली पेशी में मैं आपको क्या कह दूंगा, जो जज हमारे करते हैं कि नहीं भाई एक बार समन तो जाने दे, अगली पेशी पे देख लेंगे। ठीक, समन जाने दें, अगली पेशी पे देख लेंगे। यहां तक आपका काम खत्म हुआ। आपने फिर आ जाना सेकंड डे। जब आपने सेकंड डे आना है तो फिर क्या होना? सबसे पहले आकर आपने अदालत को एक पेज आपके पास होना चाहिए। व्हाइट पेज है आप लोगों के पास? व्हाइट पेजेस ले लें। व्हाइट पेज होगा, उसमें फिर आप एक दरखास्त देते हैं। क्या देते हैं उसमें? दरखास्त देते हैं। और दरखास्त किस तरह की होती है? उसके ऊपर अदालत का नाम लिखा जाता है, बाकायदा आप लिखेंगे बा अदालत
जनाब जो नाम होगा, क्योंकि अब जज का नाम आपको पता चल चुका होगा, और क्या है कि बदरजा या जो भी उसकी हैसियत, कौन सी फैमिली कोर्ट फलां फलां, आप ये लिख देंगे और इधर लिखेंगे केस का टाइटल। अभी हम यहाँ पर ABC वर्सेस XYZ कर रहे हैं, तो ABC वर्सेस XYZ केस का टाइटल आ गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो आपने समन करवाया होगा, रिसीव करवाया होगा, कोई ना कोई आपने अगर TCS किया है या किसी भी तरह की है, उसकी कॉपी जो आपके पास होती है ना, उसका बेहतरीन तरीका होता है कि उसको आप गम के साथ इस पेज के ऊपर लगा देते हैं और वो आकर आप अदालत में दूसरी पेशी पे देते हैं, जनाब ये हमने समन करवा दिए हैं, रिसीव हुआ है नहीं हुआ, इसकी पुष्ट पे तमीली ने लिखा होता है कि क्या वो बंदा मिला या नहीं मिला, एड्रेस ठीक था या नहीं था, ये सब कुछ तो हो गया। अब दूसरी पेशी पे आपने तैयार होकर जाना। अब जज साहब क्या कहेंगे कि जी ठीक है, एक समन और करवा दें, एक समन और करवा दें। अब आपने एक एप्लीकेशन लिख लेनी है, ठीक है। तीसरी पेशी पे आपने क्या बात करनी, दूसरी पेशी पे क्या बात करनी है, आपने साथ करना कि जनाब ये एक एप्लीकेशन लेना जी, क्या एप्लीकेशन है कि जी इसमें लिखें कि इसमें अखबार इश्तेहार का जनाब आप ऑर्डर करें और साथ आप क्या करें, आप जो है एक साथ ये फिक्सेशन का भी ऑर्डर कर दें। तो यहाँ पे जज साहब नॉर्मली क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि करने दें समन, कोई नहीं, थोड़ा सा मौका मिल जाए। तो आप अगर आगे से ये कहते हैं कि जनाब नहीं, अब तो इवन सिविल प्रोसीजर में भी क्या हो चुका है, साइमल्टेनियसली का लफ्ज आ चुका है, ये आर्ग्यूमेंट लिख लो। जो बंदा, ये आर्ग्यूमेंट कहाँ पे होना है, ये आर्ग्यूमेंट आप जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो भी देख लें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। अगर ये आपके पास होगा तो आपके लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। आपको मिल गया जो पहले वाला था, ये आप अपना पकड़े, पेज निकालते निकालते कंजूस तुम रुक गई हो, 2 4 5 सफे निकाल कर दो इसमें से। इधर से भी दे दे, इधर भी दे। अच्छा जी, अगला क्या है, अब ये आपने क्या करना है, ये आपने पहले तो आपने देनी है दरखास्त। दरखास्त जब भी देनी है अदालत के नाम से देनी है, और किस चीज के लिए देनी है कि बराए हुक्म अखबार इश्तिहार। जब तक अदालत हुक्म नहीं करेगी अखबार इश्तिहार नहीं होता, खुद से नहीं होता, ठीक है। आपने दरखास्त देनी बराए हुक्म अखबार इश्तिहार। इस पे आर्ग्यूमेंट क्या करना है, इस पे आर्ग्यूमेंट आपने ये करना है कि जनाब इसी पेशी पर एक साथ चिस्पांदगी और अखबार इश्तिहार का हुक्म जारी किया जाए, क्योंकि अब तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी ये तरीका अमेंड होकर एप्लीकेबल है, ठीक। अगली बात होगी कि क्या वकील साहब आपको ये नहीं पता कि फैमिली मैटर पर CPC एप्लीकेबल नहीं होती। तो अब आपका जवाब कि जनाब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एप्लीकेबल नहीं होती जनाब। ये अगर उस जब उन्होंने क्या कहना है, जैसे हमने क्या कहा कि CPC, ये जज कहेगा CPC एप्लीकेबल नहीं, ये आमतौर पर यही बात होती है, ठीक है। तो आपने क्या कहना है कि जनाब सेक्शन 12A के मुताबिक कोई भी फैमिली मुकदमा 6 माह में मुकम्मल होना चाहिए। अगर इस तरह करके समन जारी किए गए तो फिर 3 माह तो यहीं लग जाएंगे और बहुत मुश्किल होगा कि वक्त पर मुकदमा हो। और जनाब जब सिविल प्रोसीजर में ऐसा कुछ नहीं था फैमिली में, तो तब भी ये था कि फैमिली सूट को क्या किया जाए, जल्द अज जल्द इस ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। ये आपने दरखास्त दे दी। अब अगर इस पे हो जाता है कि ठीक है जी आप
मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर क्या हो गया जी, आप जाए और अखबार इश्तिहार करवाएं। अब इसका आपने असूल क्या होता है, आप ऑर्डर की पहले लेते हैं कॉपी, ऑर्डर की क्या लेते हैं, कॉपी। फिर ऑफिस में जाते हैं, उधर जाकर आप फीस जमा करते हैं अखबार इश्तिहार की। वो आपको एक फॉर्म देते हैं अखबार इश्तिहार का, वो फॉर्म आप उसके ऊपर सारी तफसील फिल करते हैं, वो पैसे आपसे ले लेते हैं और आपको रसीद दे देते हैं कि हमने आपसे पैसे ले लिए। अब असल असूल ये कहता है कि जो अदालत के जिस दफ्तर में आपने वो अखबार इश्तिहार का सारा मामला जमा करवाया है, वो किसको भेजे, अखबार वालों को, लेकिन वो अपने हिसाब से भेजते हैं। तो आपने क्या करना है, वो रसीद लेकर उधर ही अदालत में ही, एक जगह होती है हर अदालत में पक्का होता है, किसी न किसी कैंटीन पे, दफ्तर के साथ सीढ़ी के नीचे वो अखबार वाले बैठे होते हैं। जिस अखबार का ऑर्डर हुआ है आपने उसी अखबार वाले को जाना है और जाके कहना कि जनाब ये पैसे तो ऑर्डर से दे देते हैं, जाओ पैसे ले लो। क्योंकि पैसे जाने किसके पास है, अखबार वालों के पास। कि जाए अपने पैसे भी ले लें और वो अखबार इश्तिहार क्या करें, जाके करवा दें। ये आपने मुकम्मल उस दिन का काम करना था, अखबार इश्तिहार साथ फिक्सेशन भी उसी दिन आपने ऑर्डर करवा ली। तो दूसरी पेशी पे क्या हो गया, फिक्सेशन का ऑर्डर हो गया। तीसरी पेशी पे आपने आके क्या करना है, वो सारे जो फिक्सेशन हुई है उसकी रिपोर्ट, और साथ अखबार का वो तराशा लगा के, और साथ न्यूज़पेपर वाला आ जाता है, वो कहता है जी अखबार में जनाब ऐड इसका आ चुका है। उस पे अदालत ऑर्डर कर देगी कि ठीक है जी, अगली पेशी पे आप अपना जो एकतरफा गवाह है, एकतरफा शहादत है, वो पेश कर दें। ठीक है, अब आपने आ जाना है अगली पेशी पे। वकील साहब किधर चली गई है, हाई कोर्ट। क्योंकि ये एक कॉमन ट्रेंड है। वैसे अगर हम कोशिश करें और एक प्रॉपर तरीके से चले तो इस ट्रेंड को खत्म होना चाहिए। ये गलत ट्रेंड है, ये मौका, आखिरी मौका, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है, और प्रोसीजर में डिले इसी वजह से होता है, मौकों की वजह से। इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि एक चीज बड़ी क्लियर है कि विदाउट लाइसेंस तो कोई जूनियर पेश हो सकता ही नहीं। एक रूल होना चाहिए कि मुंशी की तो हाजिरी हो सकती ही नहीं, जो पेश होगा वो कौन होगा, सिर्फ वकील। और मैं अगर आपको ये बात जो समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ आ जाए और इस पे आप फोकस करने लग गए, तो जूनियर्स का, यंग लॉयर्स का जितना ज्यादा इस पॉइंट पे फायदा होगा, किसी पॉइंट पे नहीं होगा। वो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जनाब आप करेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा, वो ये है कि अगर हमारे यहाँ ये सख्ती के साथ रूल बनवा दिया जाए कि मुंशी की गैर हाजिरी, हाजिरी गैर हाजिरी, पेश होगा तो सिर्फ वकील, और क्योंकि वो वकील है लिहाजा उसने जो प्रोसीडिंग होनी उसने करवानी ही करवानी है। अब मैं अगर सीनियर हूं और मेरे उस दिन 5 केस हैं और मैंने हाई कोर्ट में जरूर पेश होना है, और मुझे पता है कि मुझे सिविल कोर्ट से या फैमिली कोर्ट से टाइम नहीं मिलना, तो फिर मैं अपने जूनियर को ये नहीं कहूँगा तुम डेट ले लेना, इंतजार पे रखवा देना, बल्कि मैं क्या कहूँगा उसको, यार आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने ये बात करनी है जाके। फिर मैं मजबूरन उसको क्या करूँगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि मुझे पता है कि अगर कल मैं टाइम पर ना पहुंचा तो मेरे केस में कुछ कोई मौका किसी किस्म का मिलना ही। सिर्फ ये इस चीज के ऊपर हम लोग एफर्ट शुरू कर दें आज, बार कौंसल, अदालत, जजमेंट के ना जनाब, जो हेयरिंग जिस मकसद के लिए मुकर्रर है, उसमें अगर आप लोग नहीं, आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है किसी लॉयर के पास, तो ओवरबर्डन क्यों होता है, मतलब केस आप अगर आप उसको नहीं कर सकते तो आप कह देंगे जनाब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास एसोसिएट थोड़ा किसी और को जाकर केस दे दे, ताकि ये जो डिले बिला वजह सिर्फ इस वजह से होता है। और होता भी क्या, 3 बजे क्या होता है, वकील सब आकर करता भी कुछ नहीं है। तो इन चीजों को अगर हमने खत्म करना है तो इसके लिए हमें आज से ही सोचना है, एफर्ट करनी है। और वो अगर हम अपोजिट काउंसिल पे है तो वहां पर हम इसको बाकायदा तौर पर नहीं जनाब, लॉ ये कहता है कि आप इनको मौका नहीं दें, और अगर जज साहब मौके देने की बात करें तो आपके पास हर वक्त वो जजमेंट्स होनी चाहिए कि जनाब ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये मौके नहीं होने चाहिए। अगर वो फिर भी कहेंगे नहीं एक मौका, से नहीं जनाब, मसला ये है कि इवन जब मौका आप देते हैं तो अगर अगले मौके पर वो पेश भी हो जाए तो उसको तब भी नहीं सुना जा सकता। लॉ तो ये कहता है जनाब हम इनको मौके देकर, इस तरह तो हम क्या कर रहे हैं, उनको जितने ज्यादा मौके दे रहे हैं
ये केस इनका तो मकसद ही लिंगर ऑन करना है, इसलिए हम इन चीज को, तो ये अगर आप तैयारी के साथ जाते हो तो यहाँ पर आप इसको रोक सकते हैं। तो एक सिर्फ ऐसी हेयरिंग होगी, अगली हेयरिंग पे आपने फिर आ जाना है और उस पर आपने क्या करना है कि जनाब आज मुद्दइया तो आ गई है, तो गवाहान जनाब हम अगली पेशी पे क्या करेंगे, पेश कर देंगे। ठीक है, अब अगली पेशी पे आ जाना है तुमने वकील साहबा के साथ। ठीक है, तुमने आके क्या कहना है कि जितने भी हमारे फैमिली सूट्स होते हैं, फैमिली सूट्स में ये होता है कि जो गवाहों के बयानात होते हैं, ये एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है, बयान हल्फी, बयान हल्फी की सूरत में दावे के साथ जमा किए जाते हैं। आमतौर पर जो फैमिली कोर्ट, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि प्रिसाइज समरी ऑफ जो एविडेंस है, विटनेस की जो स्टेटमेंट है, वो दावे के साथ, सिविल कोर्ट में नहीं, यहाँ पे लगाई जाती है। तो क्योंकि अब दूसरी पार्टी आई हमारे इस मौजूदा केस में, अभी तक दूसरी पार्टी आई है नहीं आई, एक्स पार्टी में हम लोग चल रहे हैं। अब क्योंकि दूसरी पार्टी नहीं आई तो पहली पार्टी ने जो अपना गवाह, उसको कोई इतना वहां पे ऐसा क्रॉस तो होना नहीं है, तो आपने सिर्फ कितनी सी बात करनी है, आपने आकर ये कहना है कि जनाब मुदैया ने अपना बयाने हल्फी दावा के साथ एनेक्स कर दिया है और मुदैया अपने उसी बयान पर कायम है। ये उसके बदले में जज क्या करता है, छोटा सा ऑर्डर शॉर्डर लिख देता है, एक छोटी सी वो उसमें क्या कर देता होता है जनाब, स्टेटमेंट कर देता है, और आपने साथ क्या करना होता है, बयान पर कायम है और उस दावा के मंदरजात, मंदरजात क्या होते हैं, जो उसमें लिखा होता है, मंदरजात का लफ्ज ना है तो जनाब जो उस दावा में लिखा है और उस दावा के मंदरजात को मुदैया तस्लीम करती है और साथ अपने दस्तखत को भी तस्लीम करती है। ठीक है, इतनी सी बात, आपने ज्यादा नहीं करना। और यहाँ पर अकबर, अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो शायद बड़े बड़े वकीलों को भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो केसेस का बेड़ा गर्क कर देते हैं, और वो इंतहाई काम की बात है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो अभी से इसको अडॉप्ट कर लें, और आप लोग क्योंकि सीख ही इस तरह रहे हैं तो आपने तो करना ही इसी तरह। क्या करना जनाब, आप लोगों ने ये करना है कि जितने इसमें हमने एक चीज़, एक फ़र्क बड़े लोगों को, मेरा और मैं इसलिए आपको बताऊं कि मेरा जो अपनी लाइफ का पहला केस था वो बगैर उस्ताद का था, और उसमें मैंने ये गलती की थी जो आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी। उसमें गलती क्या हुई थी, उसमें ये हुई थी गलती कि हम जब दावा दायर करते हैं, रसीदें भी लगा देते हैं, निकाहनामा भी लगा दिया, सारा कुछ साथ लगा, लेकिन ये सबूत नहीं बनता। लगा देने से कोई भी चीज सबूत नहीं बनती जब तक उसको एग्जिबिट ना करवाया जाए। क्या ना करवाया जाए, दो लफ्ज है, एक है एनेक्स और एक है एग्जिबिट। एनेक्स और एग्जिबिट जो आप वो दावे के साथ लगा देते हैं ना, वो एनेक्स किया जाता है। क्या किया जाता है, एनेक्सचर ए, एनेक्सचर बी, साथ लग गया। फिर आपने क्या करना होता है, उसको एग्जिबिट करवाना होता है। क्या करवाना होता है, एग्जिबिट। तो आपने यहीं पे क्या करना है, यहीं पे आपने कहना है कि जनाब ये जो दावे के साथ मेरी रसीदें हैं ये उनका ओरिजिनल है जनाब, ये मैं एग्जिबिट करवाना चाहती हूँ। क्या करवाना चाहती हूँ, एग्जिबिट करवाना चाहती हूँ। यहीं पर अगर आप ये बात नहीं कर सकते तो इसके साथ उसमें वकील कौन आएगा और कौन बैठा होगा, तुम आ जाओ नुसरत। जिस दिन ये गवाह के लिए पेश होगी ना, तो तुमने क्या करना, जब इसने अपना ये बयान पूरा कर लेना, दस्तखत को तस्लीम भी करती है, उसके बाद तुमने क्या कहना, तुमने ये कहना है कि जनाब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और रसीदें हम एग्जिबिट करवाना चाहते हैं। तो वो आपने डॉक्यूमेंट साथ क्या करने हैं, दे देने हैं। ठीक है, ये हो गया मुदैया का बयान। उससे अगली पेशी पे क्या हो जाएगा, ये तुम पकड़ लो, ये तुमने बात करनी है। ठीक है,
इसको डिवाइड कर लो, तुम अपना पकड़ लो कि तुम क्या करोगी। ये हो गया जी तुम्हारा बयान। अगली पेशी पे आपने क्या करना है, गवाह को लेकर आ जाना, दोनों गवाह इकट्ठे लेकर आ जाना। ठीक है जनाब। आप आके क्या कहेंगे, आ जाइए आगे आगे। आप कहेंगे कि जनाब मैं मुदैया का चचा हूँ और शादी के वक्त मौजूद था, और जनाब मैंने अपना बयाने हल्फी अदालत हुजूर में जमा करवा दिया है, और मैं उसके तमाम मदरजात को तस्लीम करता हूँ, और उस पर मेरे ही दस्तखत हैं। ये आपकी बात होगी। ठीक है जनाब। आ जाओ भी, अगला बंदा आ जाओ। जनाब मैं मुदैया का भाई हूँ और निकाह के वक्त मौजूद था, और मेरा बयाने हल्फी इस दावा के साथ लगा हुआ है जो कि दुरुस्त है, और मैं उससे हल्फन तस्लीम भी करता हूँ, और उस पर मेरे ही दस्तखत हैं। ठीक है, ये हो गया इसका बयान। अब क्या हो गया जनाब, हमारी एविडेंस क्या हो गई, सिर्फ ये क्लोज हो गई। उसके बाद जो आप आएंगे, और आप जो इसके वकील होंगे ना, बेशक 2-2 3 दिन इकट्ठे भी आ जाया करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने आकर कहना है कि जनाब जो दस्तावेजी शहादत है वो हम अगली पेशी पर देंगे। कौन सी शहादत, यहाँ पर हमारा जो एविडेंस होता है वो 2 किस्म का होता है। कुछ तो आपने एनेक्स कर दिया ना, कुछ चीजें जो रहती होंगी वो आप, तो एक ओरल एविडेंस होता है जो ये हुआ, ये कौन सा एविडेंस हुआ है, ओरल। और एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसमें आप सारी तमाम चीजें देते हैं। कोई अगर चीज यहाँ पर वैसे कोशिश करनी है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो ओरल एविडेंस के दौरान आपने एग्जिबिट करवा देना। अगर कोई नहीं हो सका या किसी वजह से रह गया तो वो किस पेशी पे चला जाएगा, मामला नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो आपने कहना जी वो अगली पेशी पे हम वो जमा करवा दें। अगली पेशी पे आपने क्या करना है, दस्तावेजी जो शहादत है उसको क्या कर देना है, जमा करवा देना। जमा होगी, फिर उसके बाद एक डेट फिक्स की जाएगी। ठीक है जनाब के अगली पेशी पर आप फाइनल बहस के लिए आ जाए। किसके लिए आ जाए, फाइनल बहस के लिए। अब जो आपकी फाइनल बहस होगी वो कौन करेगा जनाब, ये इन्होंने क्या फाइनल बहस के लिए कोई लड़का आ रहा है, कौन करेगा, आप में से कौन करेगा, एक बंदा कौन करेगा फाइनल बहस। जिसने उसने नहीं की थी उसको आज नहीं करता, उसने नाप्स ने कर दिया था, आपने भी कर दिया था, तो एक नया बंदा आ जाएगा। बोल लोगे आप, आ जाओ फिर आगे होता है कि आपको पता चले। अच्छा जी, फाइनल बहस पे क्या होता है, असल चीज यहीं पे आपको कुछ मिलना होता है या कुछ नहीं मिलना होता। फाइनल बहस वाले दिन अगेन आपने दावे को शुरू से लेकर चलना होता, पूरी किस्सा कहानी आपने बतानी होती है। वो किस तरह बतानी होती है कि जनाब पॉइंट्स में लिख लें। ठीक है, जनाब कब शादी की थी, 1/15 को मुदैया और मुद्दा अलह की शादी हुई। नंबर 2, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूं, ठीक। कब घर से निकाला था, 1 साल पहले। तो 1/12/2022 को मुद्दा अलह ने मुदैया को मार पीट कर घर से निकाल दिया। ठीक हो गया। नंबर 3 पॉइंट, जनाब निकाहनामा की रूह से मुद्दा अलह
मुदैया को एक घर 5 मंजिला रजिस्ट्री को इंतकाल करवाने का पाबंद है, जो कि ताहाल उसने नहीं करवाया, और ये शर्त रजिस्टर्ड निकाहनामे में बाकायदा दर्ज है। ठीक हो गया। नंबर 4, जनाब समान जहेज हर एक सूरत में, चाहे मुदैया मुद्दा अलैह के घर में रहे या ना रहे, मुदैया का ही हक होता है, और इस मुकदमा में एक भारी समान जहेज भी मुदैया के वालिदैन ने दिया था, जो अभी तक मुद्दा अलैह के घर में है। ये हो गया पेज आपका कौन सा 1 है। अब यहाँ पर इसको जो बेहतर बनाना हमने, वहां पे हमने जजमेंट देनी है। ठीक है, जजमेंट कैसे देनी है, ये मेन पॉइंट है जिसको बड़े आराम के साथ सुकून के साथ आपने रिपीट करना है। वो कौन सा है कि जनाब मुद्दा अलैह एक जालिम शख्स है, और वो मुदैया के साथ अक्सर मार पीट से काम लेता रहा है, जिसकी वजह से मुदैया कई बार अस्पताल भी गई। जनाब ये अस्पताल की रिपोर्ट्स भी मुलायजा करें। ठीक है, एक रिपोर्ट जो इस तरह काम बेहतर तरीके तो क्या है जनाब, ये देखें, ये मुदैया की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जिसमें मुदैया के हाथ की हड्डी टूटने की भी रिपोर्ट और की मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है, जिस पर मुद्दइया ने पुलिस में अपने खामिद के खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जो कि ख़ानदान के बुज़ुर्गों की वजह से सुलह सफाई और मुद्दा अलैह के माफ़ी मांगने के बाद वापस ली गई थी। यहाँ तक बात करके नंबर 3 पॉइंट अब मेन कि जनाब 2006 SCMR 100 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है
कि अगर खामिंद जालिम हो और मारपीट करे तो ये कल मैंने जजमेंट लिखा था, कल वाली किताब किधर है? नहीं ये नहीं है, वो और कल वाली किताब दिखाए, वो वाली जजमेंट मैंने आपको बताई थी ना, मुझे वो जजमेंट चाहिए। इससे वो आपने क्रुएल्टी के लिए बताया था ना। हाँ क्रूएल्टी वाली नहीं, वो किताब दूसरी, उसमें निशान लगा हुआ है ना, ये तो इस पे निशान नहीं लगा हुआ। तो लाइब्रेरी में है। अब वो किताब दो जो मैंने कल आपको दी थी, इसमें फिर तलाश करने में मुझे टाइम लग जाएगा। 22 किस सेक्शन का 23 है ये? तो ये किताब भी बड़ी फजूल किताब है। वो पढ़ के सुनाओ ना, एक दिखा दो। नहीं वो कल वाला पॉइंट लिखा हुआ किधर है? वो मुझे वो चाहिए जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमने कोड करनी है तो कम से कम लोगों को सही सही जजमेंट्स बताएं। इस तरह करके आप लोगों की लिखी जजमेंट के ऊपर मैं यकीन नहीं कर सकता। हाँ ये वाली किताब बोलिए। अच्छा जी, आपका फैमिली ऑर्डिनेंस हो गया। बातें नहीं करें आपस में, बातें नहीं करें यार। ये बेसिकली एक मैं चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो मैं आपको गाइड कर चलूँ, बहुत काम की एक चीज़ है और आप सब लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग इस तरीका कार के मुताबिक चले। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आपको वो चीज़ जो है फिर साबित करनी पड़ेगी, आप वैसे इसको लेकर नहीं चल सकते। साबित क्या करना पड़ेगा और क्या मामला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक जजमेंट है कि जो क्रूएल्टी है कैन इधर बी फिजिकल, मेंटल और इवन बाय कंडक्ट एंड हैज टू बी प्रूव्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिफोर द कोर्ट. The court is required to discuss entire evidence produced by parties so as to reach the same justice decision. Merely relying on statement of interested and related witness would not be sufficient to discharge the onus. Wife succeeding entitlement on cruelty and non-maintenance court cannot dissolve marriage on khula when no document is made by husband for return of benefit obtained by wife during subsistence of marriage, and when court fails to formulate an issue. Wife statement in court that her husband was cruel entitled to khula without restoring benefits of dowry. ये जजमेंट आपने देनी है। हाईलाइटर किधर है? आपने जो इसमें बेटा जजमेंट का हवाला देना है वो क्यों देना है, क्या देना, गौर से सुन लेना। यहाँ पर इस केस में हमारे जो प्लेंटिफ है वो खुला क्लेम कर रही है और बड़ा एक कॉमन सा लॉ है कि जब भी कोई औरत खुला क्लेम करेगी तो खुला क्लेम करने की सूरत में उसने क्या करना है, उसको हक महर वापस करना है। जो चीजें उसने खामिन से ली है हक महर की सूरत में वो उसको क्या करनी है, रिस्टोर करनी है। तो यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें क्लेम हो रही हैं? घर क्लेम हो रहा है। अब क्या ये हक महर क्लेम हो सकता है कि नहीं हो सकता? खुला का तो असूल ही यही है कि जब कोई औरत खुला क्लेम करेगी तो खुला की सूरत में क्या होगा, उसको सबसे पहला काम ये करना है कि उसको सबसे पहले नंबर पे जनाब अपना जो हक महर वगैरह वो क्या करना है, वापस करना है। लेकिन हम ये जजमेंट का हवाला उसको देंगे जनाब कि 2000 PLD 2009 लाहौर हाई कोर्ट पेज 483, ये जजमेंट छोड़ दो। ठीक है जनाब। जनाब PLD 2009 लाहौर हाई कोर्ट पेज 483, अगर खामिद जालिम हो और उसके जुल्म की वजह से बीवी खुला ले तो ऐसी सूरत में वो हक महर वापस करने की जिम्मेदार ना है। तो जनाब जैसा कि हमने पूरा उसमें बताना है, तो जनाब जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट और मुद्दा अलह का इकबाली बयान मौजूद है और ऐसा सिर्फ एक बार ना हुआ बल्कि 15 पर कॉल का रिकॉर्ड भी मौजूद है जिसके मुताबिक
मुद्दा अलैह ने 4 बार मुद्दइया को बुरी तरह से मारा पीटा। एक बात याद रख लें, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, वैसे खुला मिल जाती है बगैर किसी बात के। आप जाएं, अदालत आपको क्या दे देती है? खुला। लेकिन इस शर्त पे खुला देती है कि आप अपना हक महर छोड़ दें और खुला आप ले लें। लेकिन जब आप ये क्लेम करेंगे कि खुला भी चाहिए, हक महर भी चाहिए, और ग्राउंड कौन सा है आपका? क्रुएलिटी का। वैसे थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रैक्टिस ऐसी चल रही है, हमने इसको इस तरह लेकर चलना है। इसमें असल में फिर खुला नहीं मांगी जाती, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज मांगी जाती है अंडर मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939। आप थोड़ी सी उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस अभी ऐसी है नहीं, उस चीज को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ हम आपको समझाते रहेंगे कि ऐसी सूरत में आपने क्या करना होता है। तो अगर आप खुला भी क्लेम करने साथ ही जजमेंट वगैरह लगा दें और साथ आप उसको बताएं कि जनाब वजह ये है इस मैरिज को डिसॉल्व करने की, तो उसमें बेहतर ये है कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज लिखे ऑन द बेसिस ऑफ खुला की बजाय ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी का, सबसे सूटेबल रह जाएगा। टाइटल चेंज कर दे कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, क्योंकि उसमें फर्क क्या पड़ेगा कि अगर क्रुएलिटी, लेकिन फर्क है कि खुला में खुला के लिए वजह साबित करने की जरूरत नहीं है। खुला किस बात पे हो जाती है? नहीं भाई, उसको ना नहीं लगना, रंग काला है, मोटा है, नस्वार रखता है, कोई ऐसे। और इसमें सिर्फ ये वो नहीं है, इवन अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया तशरीफ लाई और आकर कहती हैं कि मुझे अपने खामद के ईमान पर कोई शक नहीं है, मुझे अपने खामद के ईमान पर कोई शक नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी जो शक्ल सूरत इस तरह की और उसका कद इस तरह का है कि मुझे लगता है कि मैं इसके साथ कभी भी खुश नहीं रहूंगी और अल्लाह की हद को कायम नहीं रखूंगी। तो इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि हाँ भाई, तुमने इससे हक महर में क्या लिया था? तो वो कहती है कि जी इससे मैंने हक महर में इसने मुझे एक बाग दिया था। तो आप कहते हैं वो बाग वापस कर सकती हो? वापस कहती है एक नहीं, मैं तो 2 बाग देने को तैयार हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं, जितना लिया उतना ही वापस। तो इस पे हमने ये एक प्रिजम्पशन बनाई कि जितना लिया उतना ही उसने क्या करना होता है। लेकिन यहाँ पे वजह कोई नहीं है ना, वजह ना हो तो खुला के लिए वजह होना जरूरी नहीं। सिर्फ ये भी वजह हो सकती है कि मुझे पसंद नहीं है, हेट्रेड डेवलप हो चुका है। लेकिन जब आप खुला को किसी, इस क्वेश्चन दोबारा कर देना लिखो, जब आप खुला को किसी वजह पे लेकर आते हैं, जैसे क्रूएलिटी है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? साबित। यहाँ पर सबूत हमने देने के लिए कहा ताकि इसमें मिलना क्या है? घर मिलना है हक महर वाला, 5 मरले का घर। तो हमें वो चीजें क्या करनी है? साबित करनी है ना। तो इसलिए हमने साथ पुलिस रिपोर्ट और इन तमाम चीजों को क्या कर दिया? हवाला दे दिया। एक तो ये जजमेंट हमने क्रूएलिटी की साथ लगाकर हक महर के जो चीज वापस करने वाला उसको क्या किया हमने, उसको रोकने की बात कर ली। उसके बाद है जनाब एक और जजमेंट अब ये पेश कर दें, 2003 SCMR के जनाब क्रूएल्टी की बेस पर जो बीवी है वो खुला की क्या हो जाती है? हकदार हो जाती है। साथ सिर्फ इतनी सी बात करनी है जनाब, ये बातें नहीं करनी यार जनाब। 2003 SCMR पेज 151 मुलाहिजा करें। जिसके मुताबिक खामिद अगर जालिम हो और खर्चा ना दे तो बीवी खुला की हकदार होती है। और जनाब मौजूदा केस में भी 1 साल से कोई खर्चा ना दिया गया, और मौजूदा केस में भी 1 साल से कोई खर्चा ना दिया गया है, और साथ ही मार पीट के सबूत भी मौजूद है। ठीक हो गया। उसके बाद और कोई जजमेंट को निकाली थी? जजमेंट्स किधर है? ये क्रुएल्टी की 2 जजमेंट्स बहुत है। कोई इसके अलावा जजमेंट आपने किस चीज़ की निकाली है? मेंटेनेंस हो गया, और ठीक है जनाब।
ये आपने ये बात मेल क्रुएल्टी वाली कर दी। उसके बाद आपने वही बात दोबारा कर दी कि जनाब सारी रसीदें क्या इसके साथ मौजूद है, तो लिहाजा जनाब जो इस दावा में प्रेयर है उसके मुताबिक हमें जो रिलीफ, वैसे तो बहस इसमें ज़्यादा भी होती है लेकिन हम थोड़ा सा भी इनिशियल स्टेज पर इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे। लेकिन बहस का असूल यही होता है कि जब आप बहस करते हैं तो उसको केस ला के साथ क्या करते हैं, आप साथ साथ लेकर चलते हैं। अब हर बंदा अपने अपनी जो चीज़ है उसको संभाल ले, उसके मुताबिक आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आपने चीज़ को किस तरह लेकर चलना सर है। ये कल करेंगे ना सारा हाँ, या मंडे पे? अब टाइम तो हो गया, पौने चार मंडे को करेंगे इसको। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अगर इसके हवाले से, तो जो भी आपका सवाल है वो पूछ लीजिए। कोई भी सवाल अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ लेंगे जनाब जी। सर ये अभी तो आपने प्लेंटिव साइड का सब बताया, तो ये डिफेंडेंट एक तरफा में होते ही कौन है, प्लेंटिफ। एक तरफा में डिफेंडेंट नहीं होगा बेटे। एक केस मैंने आपको बताया था 50 तरीकों से हो सकता है। पिछली बार हमने उसको कोई और स्टेप पढ़ा, आज हमने कोई और स्टेप। इसको अगली बार हम क्या करेंगे, ऐसे ही लेकर चलेंगे। लेकिन दरमियान में क्या होगा कि डिफेंडेंट आर्ग्यूमेंट से पहले आके दरखास्त दे देंगे कि जनाब मुझे पता ही आज चला, तो वो फिर उसकी प्रोसीडिंग हो जाएगी। कोई ऐसा केस होगा जिसमें जीरो से डिफेंडेंट आएगा तो उसकी प्रोसीडिंग हो जाएगी। तो ये एक आपको क्या लगता है कि वकालत एक दिन में पूरी हो जाती है, हमने एक दिन में सीख लेना है? तो ये तो 5 साल हमारे लगने हैं और हर बार हमने क्या करना है, कोई ना कोई, ठीक है उसको बिठा के चाय से पिला देंगे। तो क्या हुआ कि ये पूरे 5 साल हमें लगने हैं। तो ये अगर एक दिन में वकील बनना इतना आसान होता तो हर बंदा एग्जामिनेशन बना होता। ये जोर लगेगा, एफर्ट्स लगेंगी, और ये मेरे बताने से कोई नहीं आना। वकालत मेरे बताने से, पढ़ाने से नहीं आएगी। ये 10% आएगी यहाँ पे कुछ करने कराने से, जब आप खुद कुछ करके आएंगे। और फिर ये आपको 50% तब आएगी जब आप अदालत में जाके क्या होंगे, पेश होंगे। और फिर अगले 50% और 100% तक अब तक पहुंचेंगे कि जब आप 15-20 साल इस पेशे को दे देंगे। लेकिन हम जो चीज़ चाह रहे हैं कि उन 15 सालों में से 5 साल जो आपने वो पहले वाले लगाने हैं वो आपके कहाँ पे काउंट हो जाए, ये, ताकि जब आप जाएं। और ये जो बातें मैं आपको आज इसमें मैंने बताई हैं, आप ये लेक्चर को साइड पे रख के वकीलों से पूछिएगा, उनको पता नहीं होगा कि ये पूरा फैमिली का मुकदमा, इवन 3-3 4-4 साल वाला जो वकील है, इसका आसान हल बताता हूँ। मंडे को आपने ना शाम को सिविल जज वाले बच्चे आते हैं, सब हाई कोर्ट के लेसन होल्डर है, 35-40 बच्चे होते हैं। आपने जाकर उनसे पूछना है कि हमें बताएं कि ये फैमिली सूट किस तरह होता है। कोई आपको मुकम्मल चीज, वजह क्या है कि इतने अरसे में आप लेसन्स के बाद भी नहीं सीख सकते। तो अगर आप लोगों को मौका मिला है तो शुक्र अदा करें और साथ मुझे दुआएं दिया करें कि आप लोगों के लिए मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। और जो ये हमारे ऑनलाइन वाले लोग हैं, ये हमारे लेजेंड लॉ कॉलेज के बच्चों को दुआएं दें कि जिनकी वजह से आप लोगों को घर बैठे ये मौका मिल रहा है। अदरवाइज जो वकला हजरात है उनको पता है कि कितना कितना अरसा लग जाता है कि जिसमें ये सारी बातें आप सीखते हैं। अगले हफ्ते हम यहाँ पर एक छोटा सा जो है ना वो दायरे की दफ्तर बना देंगे, वो सारे फार्म शम जितने भी हैं ये पूरे हो जाएंगे। और अपनी अपनी फाइल्स, एक चीज़ मैं बता दूं, वकालत में आपको एक बड़ी आसान 2-4 बातें बताता हूँ। वकालत उस शख्स की है जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना जानता है। अपने ऊपर जिसने इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना मैं क्यों कह रहा हूँ, खर्च करना नहीं कह रहा। वकालत में जो आप अपने ऊपर लगाते हैं वो खर्चा तो होता, लग गया तो लग गया। इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जो बाद में आपको क्या होती है, रिटर्न होती है। जिन दिनों हमने एलएलबी किया था, मेरे साथ जो क्लास में लोग थे जो उस वक्त किताबों के ऊपर रोते थे या कैसी छोटी मोटी बातों पर रोते थे, वो आज भी खार हो रहे हैं। और वो लोग जो ना किताब लेने से डरते थे, ना अच्छे इदारे में जाने से डरते थे, ना कोई चीज़ जो उनको काम की लगती थी उसको लेने पे, अपने पास महफूज करने पे, मैंने उन लोगों को इतना ज़्यादा जलील होते देखा जिन्होंने एलएलबी पार्ट 1 के बाद लिख कर लगा दिया जी पार्ट 1 पास है, बुक्स फॉर सेल। आज भी जलील हो रहे हैं वो जिंदगी में तरक्की। ये किताबें तो सरमाया होती है। और आपने लाइब्रेरी में किताबें देखी, यस सर। आधी किताबें मेरे स्टूडेंट लाइफ की हैं कि जब मैं स्टूडेंट था, अगर मैंने ये फैमिली कोर्ट एक्ट पढ़ना भी था तो टीचर के पास किताबें नहीं होती थी। अक्सर वो मुझसे कहता था कि यार आपके पास वो किताब है तो काइंडली लाकर मुझे किताब दे देना, कल मैंने एक लेक्चर उसमें से तैयार करना है। तो आज अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है कि हम यहाँ पे बैठे हो।
तो बेटा अपनी फाइल्स बनाए। इवन आपने कल देखोगे, कल मेरे पास आप में से कुछ 4-5 बच्चे आए, उनमें कोई ये जजमेंट्स थी, तो मैंने 15-20 जजमेंट उसको प्रिंट निकाल के दे दिए कि ले जाओ। मेरे साथ एक बंदा बैठा होता, कहता है यार ये तो 500-700 रुपए तो प्रिंट पे आपने ऐसे लगा दिया। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा सीख जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर मेरे बच्चे भी अपने ऊपर खर्चा करें, अगर वो पिज्जे बर्गर कॉफियों पे खर्चे करते रह जाएं और क्या कहने जी फाइल पे कौन बनाए, तो नहीं। तो अपनी फाइलें अभी से मुकम्मल आपके पास हो। एक दावा पढ़ने से दावा नहीं आएगा, 10 दावे पढ़ेंगे, 10 गलत बनाएंगे, 21वां ठीक होगा। अब वो आपके ऊपर है कि वो 21 दावे तक आपने 1 साल में पहुंचना है, 5 साल में, या 15 साल में। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको दावा लिखने की जो होनी है, 10 दावे पढ़े बगैर आना नहीं है। ये इसका नाम ही क्या है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है? किसी चीज को रिपीटेडली बार बार करना। तो जब तक आप इसको रिपीटेडली नहीं करेंगे और आप कहेंगे जनाब मैं इसमें एक्सपर्ट हो जाऊं, ये पॉसिबल नहीं। और रिपीटेडली करने के लिए किताबें, कोई अर्ली स्टेज नहीं है। अगर कोई बंदा आपको कहे जी अर्ली स्टेज है, ये किताब तो जनाब ये तो जब आपने कभी जिंदगी में जज बनना हो तो फिर लेना नहीं, लेनी है ना कल को, आज ले ले, क्या फर्क पड़ जाएगा? आज की किताब के ऊपर क्या होगा, आपकी हर निशानी आज लगी होगी, कल को आपको क्या होगी, इसकी बहुत से भी ज्यादा आसानी होगी आपको चीज समझने में। साथ आपके हर केस की फाइल बनी हो, आपको पता। अब आपने एक चीज नोट की होगी, वैसे तो वो बाई चांस हुआ है, लेकिन अगर किसी को समझ आ गया, ये दोनों किताबें एक है कि नहीं है? एक है दोनों किताबें, एक है ना। मुझे इस किताब से वो चीज नहीं मिली। कितनी बार मैंने पहले उस किताब को टर्न किया था ना पहले भी, लेकिन साथ ही मैंने उसको वापस रखा, यार इसमें कुछ नहीं है, तो क्या ये और किताब है कोई? वही है। तो उस जब ये किताब मेरे सामने आई तो कितनी देर में मैंने वो चीज निकाली, कितने मिनट। रीजन कि ये वो किताब है कि जिसमें आपको जगह जगह पे नजर आएगा कि मैं जो नोट्स बनाता हूँ या कोई चीज मैं पढ़ाता हूँ, कुछ करता हूँ, इसमें हर जगह पे क्या होगा, जो लॉ मैंने पढ़ाया होगा वो इसमें मैंने क्या किया होगा, वो बाकायदा तरीके से उसमें मेंशन किया होगा, हाईलाइट किया होगा। मुझे पता है कि मैंने वो चीज क्या की, इसमें ओके करके रखी हुई है। तो वो किताब आपका बहुत बड़ा साथी बनेगी, जो आप पहले दिन से उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। तो 3 किताबें बहुत से भी ज्यादा जरूरी हैं, ज्यादा ना खर्चा करें। एक सिविल मेजर एक्ट, एक क्रिमिनल मेजर एक्ट, और एक मैनुअल ऑफ फैमिली लॉज। ये बहुत कुल मिलाकर कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ 6-7 हज़ार की बन जाएगी सारी किताबें, कुछ नहीं है ज्यादा आजकल। आप वो चले जाएं जनाब किसी भी बच्चे के स्कूल के अंदर, जनाब हर तीसरे चौथे दिन वो भाई बैठा होता सर पकड़ के, क्या हुआ, ओ जी आज वो बच्चों की क्या है, कोई रजिस्टर्ड या फलां फंक्शन जी 10,000 रुपये भेज दें। हर चौथे दिन स्कूल से कोई ना कोई ऐसी चीज आई होती है। तो इस स्टेज पर मेरे ख्याल में अगर आपको कोई 5-7 हज़ार लगाना पड़ जाए, ये मैं बल्कि कोशिश करूंगा नीचे ऑफिस में अवेलेबल भी करवा दूंगा, और जो ऑनलाइन जो जिनको डिलीवरी वगैरह चाहिए मैं उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल कर देता हूँ। पर किताब अगर आपके पास और मेरे पास एक जैसी होगी तो फिर मेरे लिए आसानी होगी। मैं आपको कहूँ सफर नंबर फला खोले, फला जजमेंट को आप क्या करें, निशान लगा दें, फिर हर चीज ये इसमें। हाँ एक ये है सिविल और एक है ये क्रिमिनल, तीसरी ये फैमिली के लिए, एक सिविल के लिए, क्रिमिनल के लिए। लेकिन इसमें कोशिश ये करनी है कि अगर तो सस्ती लेनी है तो पंजाब बार कौंसिल की है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन रिकमेंडेड है कि जो अल कानून की है वो बेहतर है, एम महमूद साहब की। वो इस लिहाज से बेहतर है कि कंटेंट तकरीबन सबका सेम होता है, लेकिन उनकी पेज और बाइंडिंग ऐसी है कि क्योंकि आपने 4-5 साल उसको कंटिन्यूस चलाना है तो वो चल जाएगी आपके साथ। जो बाकी किताबें होंगी वो आपके साथ चलेंगी नहीं। मेजर एक्ट अभी ले लें, और बाकी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताब इंशाल्लाह जब तक आप लोग करेंगे, हमारी अपनी बुक्स आ जाएंगी तब तक। तो किताब आपके पास हो, और साथ फाइल फाइल कवर आप 15-20 अभी से ले लें, उसके ऊपर लिखें कि ये मैं फाइल बना रहा हूँ कि सिविल है केस, फैमिली केस है, और उसमें लिखें अपना कि मैं प्लेंटिफ साइड से हूँ या मैं किस साइड से हूँ, डिफेंडेंट साइड से हूँ। वो तमाम चीजें जो आपने उसकी जजमेंट वगैरह उसी के अंदर क्या करें, साथ ही पूरी उसकी कॉपी लगाएं, लगाते जाएं। कल को जिंदगी में जब भी कभी मसला बनेगा तो आपने क्या करनी है, वो अपनी फाइल उठानी है, उसको देखना है, पढ़ना है, और आपकी वो चीज फौरन क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। तो ये खर्चा नहीं है, ये आपकी क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट। वकालत में कामयाब वही होगा कि जो बंदा जितना ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगा, जो इसको बेहतर तरीके से लेगा, अपने यूनिफॉर्म अपना। अभी आप सिंपल सी बात मैं आपको बता दें तो लंबी बातों में आप ना जाए, कल कचहरी चले जाएं आप लोग, आपने अपना कोई जहन बनाया कि केस लेना, ये वैसे ही तो अंदर जैसे ही दाखिल होंगे
तो जिस बंदे ने कोई अजीब सा यूनिफॉर्म पहना होगा, कोई ऐसा, तो आपका देखा थोड़ा सा वो अजीब सा मुंह हो जाएगा, ये क्या है। और कोई अगर अच्छे यूनिफॉर्म में होगा, अच्छे टर्नआउट में होगा, तो उसको देखकर क्या होगा, एक इंप्रेशन आपको अपने प्रोफेशन अच्छा लगेगा कि हाँ यार, ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा है। और जब आप किसी गंदे मैले कोट वाले को देखेंगे तो आपको परेशानी आ जाएगी कि यार पता नहीं कहीं मुस्तकबिल मेरा भी ऐसा ना हो जाए। उसका मुस्तकबिल ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है कि उसने उस वक्त जब उसको लगाना चाहिए था, उसने इन्वेस्ट नहीं किया। और जब क्या हुआ, अब वो उस चीज को ठीक ही नहीं कर सकता। तो उसमें यही है कि अभी से सीखें। कोई इसमें कोई ये नहीं है कि जनाब कोई 10 पैसे ज्यादा, ये आपके पास सेव होनी है चीजें और मुस्तकबिल में आपके काम होने। कोई सवाल पूछना तो इसके वाले से पूछ लें। आप लोग इसकी जो है वो प्रैक्टिस भी एक दो बार खुद से पूरा केस, एक बंदा सामने में बिठा देता हूँ, एक बार आप खुद से क्या करें, पूरे का पूरा केस ऐसे ही क्या करें, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। और मंडे को तकरीबन हम इंशाल्लाह इसको करेंगे ठीक 3 बजे, फिक्स 3 बजे अदालत जी, टॉक शो वो उसको हम 1:30 बजे कर देंगे। 3 बजे फिक्स जो है इसका क्या करेंगे, मंडे को हम बाकायदा इसका वो करेंगे। और उसमें कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है, इसलिए आप लोगों को लिख कर दे दिया, इसको अच्छे तरीके से याद करें, देख कर नहीं पढ़ना। और मैं इस बात पे खुश हो जाऊंगा कि इनको और बेहतर बनाने के लिए किताबें खोल के इसमें केस ला, जैसे आज आप लोगों ने निकाले, और ये केस ला मैंने नहीं निकाले, ये केस ला जितने भी आज के हैं ये हमारे बच्चे ही निकाल कर आए हैं। मैं सिर्फ इनसे कलेक्ट करता हूँ चीज़ें, क्योंकि मैंने इनको पहले क्लियर किया कि मैंने आपको मछली जो है वो खिलानी नहीं है, पकड़नी सिखानी है, ताकि आप लोग सीख जाएं कि ये काम किस तरह होंगे। ये यहाँ पर अगर 5-10 मिनट या इस तरह करके ये चीज़ें नहीं आएंगी, इसके लिए तब मज़ा आएगा कि अगर मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपनी किताबें खोल के बैठे हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हो, कि अगर मैं कुछ चीज़ रेफर करूँ कि हाँ जनाब ये फलां जगह पे, और ये जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह है आप में से कोई बच्चा टाइप कर दे, ताकि हम जो फाइल बनाए दूसरे लोगों के लिए, ये सारा कुछ उसमें क्या हो, टाइप। लेकिन ये एक केस के लिए है, हर केस के लिए क्या हो गया, हालात और वाकयात के मुताबिक चीज़ें क्या होती जाएंगी, डिफरेंट होती जाएंगी। उसके मुताबिक आपने जो केस ला, यहाँ पे हमने क्रूअल्टी पे सारा बेस किया है, तो हमने केस ला भी किसके देने हैं, क्रूअल्टी के देने हैं। और इसमें आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा कम इसलिए है कि अपोजिट पार्टी नहीं है, क्रॉस नहीं आया, कोई ऐसी चीज, तो हमने इतना वो एफर्ट नहीं की। अगर अपोजिट पार्टी ना हो तो फैमिली मैटर्स में कोर्ट नॉर्मली जो आपने प्रे की होती है वो आपको दे देती है, इतना ज्यादा मसला नहीं होता। हाँ, मसला तब होता है जब डिफेंडेंट आता है, वो चीज़ों को काउंटर करता है, उसकी दरखास्त के बाद फिर हमें तैयारी करनी पड़ती है कि हाँ अब हम इसका हल किस तरह निकालें। और वो जो हल है इंशाल्लाह वो आपको मैंने जैसे बताया था कि हमने कब करना है, ये 11 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड 2 हफ्ते के लिए एक बाकायदा हमारा जो कोर्स है वो इंशाल्लाह होगा, डिप्लोमा होगा फैमिली मैटर्स में। और ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू करते हुए क्रिमिनल, सिविल, टैक्सेशन और जो कॉर्पोरेट लॉ के इश्यूज हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। ऑनलाइन में भी कुछ लोगों को जो सवालात हैं वो आपको प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।